नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का आपके अपने इस बैंको कैरियर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। दोस्तों, हमने देखिए राजस्थान ज्योग्राफी है इनकी शुरुआत कर रखी थी और राजस्थान की ज्योग्राफी में हमने राजस्थान का अपवा तंत्र है वो पढ़ रखा था और इस अपवा तंत्र में हमने आंतरिक जल प्रवाह की जो नदियां हैं उन नदियों के बारे में हमने शुरू किया था। और अपवा तंत्र में देखिए हमने दोस्तों यहां से जो घग्गर नदी है इस घग्गर नदी के बारे में तो पढ़ लिया था। ये जो घग्गर नदी का जो टॉपिक है ये आपके सामने पिछले वीडियो के माध्यम से ये पढ़ा दिया गया है। दोस्तों आज हम देखिए यहां से आंतरिक जल प्रवाह की जो नदियां हैं वो नदियां आपके सामने देखिए और कौन कौन सी आती है। तो मित्रों यहां पर देखिए सबसे पहले आपके सामने एक नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी है। अब ये कांतली नदी देखिए निकलती कहां से, तो आपको याद रखना है कि ये राजस्थान में खंडेला की पहाड़ी से निकलती। कहां से निकलती है? खंडेला की पहाड़ी से। और ये जो खंडेला की पहाड़ी है ये आपके सामने कौन से जिले में? सीकर जिले में। तो ये खंडेला की पहाड़ी सीकर जिले से निकलने के बाद ये मंडरेला जो आपके सामने झुंझुनू है वहां पर जाकर के विलुप्त हो जाती है। मित्रों यहां से देखिए जब कांतली नदी को पढ़ते हैं तो ये कांतली नदी है ये खंडेला की पहाड़ी सीकर से निकल करके ये मंडरेला जो झुंझुनू वहां पर जाकर के विलुप्त होती है। और इस कांतली नदी का जो प्रवाह क्षेत्र है ये प्रवाह क्षेत्र आपके सामने देखिए क्या कहलाता है, तब आपको याद रखना है तोरावाटी। तोरावटी मिल सकता है या फिर आपके सामने यहां से तोरावटी शब्द मिल सकता है, तो यहां कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तोरावाटी या तोरावटी क्षेत्र ये आपका कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है। और इसी कांतली नदी के किनारे से आपके सामने एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। दोस्तों ये जो गणेश्वर सभ्यता है ये सभ्यता आपके सामने राजस्थान के सीकर जिले से प्राप्त होती है और वो इसी कांतली नदी के किनारे से प्राप्त होती है। तो ये तो आपको कांतली नदी है, इससे संबंधित ध्यान रखना है कि कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी से निकल करके मंडरेला झुंझुनू में विलुप्त होती है और इसका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावाटी या तोरावटी क्षेत्र। और इस नदी के किनारे से एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसका नाम है गणेश्वर सभ्यता। और ये गणेश्वर सभ्यता है ये सीकर जिले से प्राप्त होती है और इसी सभ्यता को दोस्तों कहा जाता है ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो जननी आपके सामने देखिए क्या कहा जाता है, तो याद रखना ताम्र युगीन सभ्यताओं की जो जननी है वो जननी आपके सामने गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी, तो ये बात आपको यहां से कांतली नदी के बारे में ध्यान रखनी। उसके बाद में देखिए मित्रों आगे आपके सामने एक नदी है जिसका नाम है कांकनी नदी। कौन सी नदी है? कांकनी नदी है। ये कांकनी जो नदी है ये नदी कहां से निकलती है, तो याद रखिएगा दोस्तों कि कांकनी नदी है ये कांकनी नदी कोटारी गांव है जैसलमेर में। कौन सा गांव है? कोटारी गांव। ये कोटारी गांव जैसलमेर से निकलती है और ये दोस्तों जैसलमेर जिले से निकलने के बाद में ये नदी क्या करती है? भुज झील का निर्माण करती है और भुज झील का निर्माण करने के बाद भुज झील का निर्माण करने के बाद में ये नदी देखिए आपकी राजस्थान के जैसलमेर जिले में ही क्या हो जाती है, तब आपको याद रखना विलुप्त हो जाती है। ये भुज झील का निर्माण करती है, भुज झील का निर्माण करने के बाद जैसलमेर में ही विलुप्त होती है। लेकिन दोस्तों इस कांकनी नदी को पढ़ते हैं तो कांकनी नदी को ही आपके सामने कांकनी नदी कहा जाता है। कौन सी नदी कहा जाता है? इसको कांकनी नदी कहा जाता है और इसी कांकनी नदी को कहा जाता है आपके सामने मसूरदी नदी। कौन सी नदी कहा जाता है? इसको मसूरदी नदी कहा जाता है। और इस कांकनी नदी के पास से देखिए यहां से आपके सामने एक तेल प्राप्त होता है और वो तेल आपके सामने देखिए सूगनी घास से प्राप्त होता है। दोस्तों यहां पर आपको एक घास मिलेगी जिसका नाम है सूगनी घास
और इस सुगनी घास से देखा जाए तो यहां से आपको 30 मीटर पेनिस तेल है वो यहां से प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा 30 मीटर पेनिस तेल, ये 30 मीटर पेनिस तेल है वो कहां से प्राप्त होता है, तो याद रखना कि कांकनी या मसूरदी नदी है, इस नदी के किनारे पर सुगनी घास पाई जाती है और इस सुगनी घास से देखिए यहां से तेल निकाला जाता है। उस तेल का नाम रहेगा 30 मीटर पेनिस तेल। 30 मीटर पेनिस तेल है वो यहां से निकाला जाता है। तो ये दो नदियां हो गई, एक कांतली नदी हो गई, एक आपके सामने कांकनी नदी। कांकनी नदी को कांकनी या मसूरदी नदी कहा जाता है। और ये झील ये जो नदी है ये भुज झील का निर्माण करने के बाद में ये नदी आपकी जैसलमेर में विलुप्त होती है। उसके बाद में दोस्तों आगे जब हम चलते हैं तो यहां से एक नदी है जिसका नाम है रूपारेल नदी। कौन सी नदी है? रूपारेल नदी। ये रूपारेल नदी देखिए कहां से निकलती है, तो दोस्तों यहां से आपको याद रखना कि ये नदी थानागाजी से निकलती है। कहां से निकलती है? थानागाजी से। और थानागाजी कहां है? अलवर में। और इसी थानागाजी अलवर में आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम होगा उदयनाथ की पहाड़ी। दोस्तों ये जो उदयनाथ की पहाड़ी है ये पहाड़ी थानागाजी अलवर में है और इसी उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से जो नदी निकलती है वो नदी कौन सी निकलती है? रूपारेल नदी निकलती है। ये नदी उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी से निकलने के बाद ये नदी कुआस भरतपुर में जाकर के, कुआस जो भरतपुर है वहां पर जाकर के ये नदी क्या हो जाती है दोस्तों? यहां से ये विलुप्त हो जाती है। क्या हो जाती है? विलुप्त हो जाती है। लेकिन इस रूपारेल नदी के किनारे से आप देखोगे तो यहां से एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसका नाम है नोह सभ्यता। कौन सी सभ्यता है मित्रों? यहां से नोह सभ्यता। ये नोह सभ्यता कहां से प्राप्त होती है? तो याद रखना ये राजस्थान के भरतपुर जिले से प्राप्त होती है। यानी नोह सभ्यता किस नदी के किनारे से प्राप्त हुई? तो ये भरतपुर जिले से प्राप्त होती है, इस रूपारेल नदी के किनारे से प्राप्त होती है। और इसी रूपारेल नदी के जल को रोक करके दोस्तों आपके सामने एक झील का निर्माण किया गया जिसका नाम है मोती झील। दोस्तों याद रखना मोती झील। ये जो मोती झील है इस मोती झील का निर्माण करवाता है महाराजा सूरजमल। दोस्तों याद रखना महाराजा जो सूरजमल है ये महाराजा सूरजमल देखिए इस झील का निर्माण करवाता है। ये रूपारेल नदी को जल के रोक करके देखिए मोती झील है इस मोती झील का निर्माण है वो महाराजा सूरजमल ने करवाया था और इसी महाराजा सूरजमल को कहा जाता है जाटों का पलेटो। जाटों का पलेटो कहा जाता है। महाराजा सूरजमल है, इसको जाटों का पलेटो कहा जाता है। इन्होंने इस मोती झील का निर्माण है वो यहां से इस रूपारेल नदी के जल को रोक करके करवाया था। लेकिन दोस्तों जो आपकी मोती झील है इस मोती झील से आपके सामने एक नहर निकाली गई है जिसका नाम है सुजान गंगा नहर। सुजान गंगा नहर। और इसी सुजान गंगा नहर से राजस्थान में देखिए आपके सामने भरतपुर में एक दुर्ग बना जिसका नाम है लोहागढ़ दुर्ग। इस लोहागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग की खाई को भरा जाता सुजान गंगा नहर के द्वारा। तो यहां से आपको यह ध्यान रखना है कि रूपारेल नदी के जल को रोक करके मोती झील का निर्माण किया गया और इस मोती झील का निर्माण करवाता है महाराजा सूरजमल और इसी महाराजा सूरजमल को कहा गया है जाटों का पलेटो। और इस मोती झील से जो नहर निकाली गई है वो नहर कौन सी निकाली गई? सुजान गंगा नहर निकाली गई है। और इसी सुजान गंगा नहर से देखिए राजस्थान के लोहागढ़ दुर्ग है, इस दुर्ग की खाई को इससे भरा जाता है। उसके बाद में मित्रों यहां से जब आप देखेंगे तो यहां पर इस रूपारेल नदी पर आपके सामने देखो एक बांध बनाया गया है, उस बांध का नाम है सीकरी बांध। ये जो सीकरी बांध है ये राजस्थान के कौन से जिले में बनाया गया? तो याद रखना है भरतपुर जिले में। ये जो सीकरी बांध जो भरतपुर है ये सीकरी बांध भरतपुर में आपके सामने देखिए इस रूपारेल नदी पर बनाया गया है क्योंकि रूपारेल नदी के बहाव को कम करने के लिए आपके सामने भरतपुर में ये सीकरी बांध का निर्माण है वो किया गया और इस नदी के जल को रोक करके मोती झील का निर्माण किया गया और ये मोती झील कहलाती है राजस्थान के भरतपुर जिले की लाइफलाइन।
ये भरतपुर जिले की लाइफ लाइन कहलाती है। तो भरतपुर की लाइफ लाइन है वो कौन सी झील को कहा गया है? तो मित्रों याद रखना मोती झील को कहा गया है। और मोती झील का जो निर्माण करवाता वो महाराजा सूरजमल ये करवाता है, और इस सूरजमल को जाटो का प्लेटो कहा जाता है। मोती झील से सुजान गंगा नहर निकाली और सुजान गंगा नहर से लोहागढ़ दुर्ग की खाई को भरा जाता, इसलिए लोहागढ़ दुर्ग है दोस्तों ये आपके सामने ये धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। सॉरी, धानवन का नाम आ गया। ये एक आपके सामने दोस्तों पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन से दुर्ग की श्रेणी में आता है? पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारीख दुर्ग वो दुर्ग होता है जिसमें आपके सामने कोई भी दुर्ग बना और उस दुर्ग के चारों ओर कोई खाई बनी, तो वो दुर्ग आपके सामने पारीख दुर्ग कहलाता है। तो लोहागढ़ दुर्ग एक पारीख दुर्ग की श्रेणी में आता है। तो इस दुर्ग की खाई को सुजान गंगा नहर के माध्यम से भरा जाता है। तो ये आपके सामने मित्रों यहां से ये रूपा रेल नदी हो गई, और इस नदी के किनारे से याद रखना नौ सभ्यता वो प्राप्त हुई। इसके बाद में देखिए आगे चलते हैं मित्रों, तो यहां से एक नदी और आती है जिसका नाम है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी, ये जो रूपनगढ़ नदी है ये कहां से निकलती है? तो दोस्तों याद रखना कि ये जो नदी है ये आपके सामने सलेमाबाद से निकलती है। कहां से निकलती है? सलेमाबाद से। और सलेमाबाद है ये आपके सामने कहां है? किशनगढ़ में। और किशनगढ़ कहां होगा? तो याद रखना है अजमेर में। ये किशनगढ़ अजमेर में जो सलेमाबाद है वहां से ये नदी निकलेगी, और वहां से निकलने के बाद में ये नदी सीधी आ जाएगी आपके सामने सांबर झील में। कौन सी झील में आ जाएगी? सांबर झील में। और सांबर झील आपके सामने कहां रहेगी? तो याद रखना ये जयपुर, जयपुर के बाद में ये अजमेर, और अजमेर के बाद में ये नागौर। ये अजमेर और नागौर और जयपुर जिले का जो भाग है, तो जयपुर अजमेर नागौर जिले की सीमा पर ये सांबर झील बनी है, और इस सांबर झील में आकर के इस नदी का जल वो गिर जाता। तो दोस्तों यहां से जब रूपनगढ़ नदी से पूछा जाए प्रश्न, तो ये सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से निकल करके सीधी सांबर झील में आकर के गिरती। और इसी नदी के किनारे से आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ मिलेगी। दोस्तों निम्बारक संप्रदाय की बात करें तो निम्बारक संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो प्रधान पीठ आपके सामने कहां है? सलेमाबाद है, किशनगढ़ अजमेर में। तो ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहां है? तो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ आप कहां बताओगे? सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर में बताओगे। और कौन सी नदी के किनारे से बताओगे? रूपनगढ़ नदी के किनारे से। और ये नदी सांबर झील में आकर के अपना जल घेरती है। उसके बाद में देखिए मित्रों आगे जब बात करें तो यहां से सांबर झील है, इस सांबर झील में देखो और कौन सी नदियों का जल है वो आकर के गिरता है सांबर झील में। तो मान लो दोस्तों कि यहां पर ये आपके सामने देखो सांबर झील है, यहां पर आपके सामने ये सांबर झील है, और इस सांबर झील का हमने विस्तार देखा कि ये कहां है? एक तो जयपुर में है, इसके अलावा अजमेर में है, और इसके अलावा नागौर में। ये जयपुर, अजमेर और नागौर ये तीन जिलों की सीमा पर सांबर झील है। इस सांबर झील में देखो एक नदी का जल तो आया आपके सामने रूपनगढ़ नदी का। कौन सी नदी का जल आया? रूपनगढ़ नदी का। रूपनगढ़ नदी के बाद में देखिए एक नदी आती है आपके सामने खारी नदी, एक नदी आती है आपके सामने खंडेला नदी, खंडेला नदी, और एक आती है आपके सामने मेडा नदी। ये जो मेडा नदी है इस मेडा नदी को कहा जाता है मंथा नदी, मेडा नदी को कहा जाता है मंथा नदी। तो देखिए खारी नदी, खंडेला, मेडा, मंथा या रूपनगढ़ नदी है, इन चारों नदियों का जो जल है वो जल आपके सामने कौन सी झील में आकर के गिरता है? तो दोस्तों याद रखना सांबर झील में आकर के गिरता। यहां से आपसे एक प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी, निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में अपना जल नहीं घेरती है? तो कौन सी नदी सांबर झील में नहीं घेरती है? तो यहां से दोस्तों रूपनगढ़ नदी है वो अपना जल सांबर में घेरती है, खारी नदी है वो अपना जल सांबर में घेरती है, खंडेला नदी है ये अपना जल है वो सांबर में घेरती है, मेडा या जो मंथा नदी है वो सांबर झील में अपना जल है वो घेरती है। लेकिन मैंने कहा कि जो रूपनगढ़ नदी है ये रूपनगढ़ नदी तो देखिए कहां से निकल करके आती है? ये तो सलेमाबाद, किशनगढ़, अजमेर से निकलती है। और ये जो खारी नदी है इस खारी नदी को दोस्तों कहा जाता है खारा नाला।
क्या कहा जाता है, खारा नाला। और ये जो खारा नाला है ये राजस्थान के कौन से जिले से निकलता है, जयपुर जिले से। जयपुर से निकलने के बाद में सांबर में आता है। ये जो खंडेला नदी है, ये खंडेला की पहाड़ी जो सीकर है वहां से ये खारी नदी के रूप में देखिए, यहाँ से खारी नदी है वो जयपुर से निकल रही है, और खंडेला नदी है ये सीकर जिले से निकलने के बाद में सांबर जिले में आकर के गिर जाती है। लेकिन जो मेडा या जो मंथा नदी है, ये मंथा नदी कहां से निकलती है, तो याद रखना ये मनोरपुरा से निकलती है। और मनोरपुरा आपको राजस्थान के जयपुर जिले में मिलेगा। तो मनोरपुरा जो जयपुर है वहां से ये मेडा या मंथा नदी निकलेगी, और ये नदी यहां से निकलने के बाद में ये भी अपना जल है वो सांबर झील में गिर देती है। तो ये दोस्तों आपको यहां से बातें ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखिए दोस्तों आगे चलते हैं यहां से आंतरिक जल प्रवाह की अन्य नदियों को। देखिए दोस्तों हमने यहां से रूपनगढ़ नदी को पढ़ लिया, खारी, खंडेला, मेडा, मंथा नदी को पढ़ लिया। उसके बाद में देखिए यहां से एक नदी है जिसका नाम है बाणगंगा नदी। अब ये बाणगंगा नदी देखिए कहां से निकलती है। सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि बाणगंगा नदी है, इस नदी को अर्जुन की गंगा कहा जाता, अर्जुन की गंगा कहा जाता। उसके बाद में इस नदी को ताला नदी के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा इस नदी को खंडित व रुंडित नदी कहा जाता, खंडित या रुंडित नदी। तो यानी बाणगंगा नदी है, इसको अर्जुन की गंगा, ताला नदी, खंडित नदी या रुंडित नदी के नाम से पुकारा जाएगा। कहा जाता है कि जो अर्जुन है, इस अर्जुन ने देखिए यहां पर बाण चलाया था, और बाण जब चलाया था तो इन्होंने जब ऐसे बाण चला दिया तो यहाँ पर देखिए इस बाणगंगा नदी है इसका यहाँ से उद्गम हो गया। उसके बाद में देखिए इसकी खास बात हम देखें कि ये नदी निकलती कहां से, तो दोस्तों यहां से सबसे पहले आप याद रखिएगा कि ये बैराट की पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी, बैराट की पहाड़ी। और ये बैराट की पहाड़ी आपको राजस्थान के जयपुर जिले में मिलेगी। और यहां पर आपको एक पहाड़ी और मिलती है जिसका नाम है बिज्जक की पहाड़ी। यहां से ये नदी निकलेगी, और यहां से निकलने के बाद में पहले ये जयपुर में बहती है, और जयपुर में बहने के बाद में ये नदी बहती है दौसा में, और दौसा में बहने के बाद में ये नदी कहां चली जाती है, भरतपुर में। और भरतपुर के बाद में ये नदी यूपी में जाकर के क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। दोस्तों ये जो बाणगंगा नदी, इस बाणगंगा नदी का जल वो पहले यमुना नदी में जाता था, लेकिन अभी वर्तमान में इस नदी का जल वो यमुना में नहीं जाता। लेकिन जब जयपुर की बात करते हैं तो जयपुर में इस नदी पर देखिए एक बांध बना है जिसका नाम है जमुआ रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध। ये जो जमुआ रामगढ़ बांध है ये आपके सामने राजस्थान के जयपुर जिले में बना, और ये बाणगंगा नदी पर बना। उसके बाद में देखिए जब भरतपुर की बात करते हैं तो भरतपुर में इस नदी पर एक बांध बना जिसका नाम है अजान बांध। ये अजान बांध बना है, और ये अजान बांध राजस्थान के कौन से जिले में, भरतपुर जिले में। यानी बाणगंगा नदी पर जो अजान बांध है ये तो भरतपुर जिले में बना हुआ है, और जो रामगढ़ बांध, जमुआ रामगढ़ बांध है जिसको रामगढ़ बांध के नाम से भी पुकारा जाता है, ये बांध आपके सामने जयपुर जिले में इस बाणगंगा नदी पर बना है। लेकिन जो अजान बांध है और ये जो बाणगंगा नदी है, इसको देखिए जल की जो आपूर्ति है ये कौन सी अभ्यारण्य को करता है, तो यहां पर देखिए दोस्तों आपके सामने जो केवलादेव है, केवलादेव जो घना पक्षी अभ्यारण्य है, ये केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य जो राजस्थान के आपके सामने भरतपुर जिले में, इस केवलादेव घना पक्षी अभ्यारण्य को जो जल की आपूर्ति है वो आपके सामने इस बाणगंगा के भी माध्यम से होती है और इस अजान बांध के माध्यम से भी होती है। ये नदी आपके सामने रहेगी कौन सी, बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के बाद में देखिए आगे हम नदी की बात करें तो कुछ आपके सामने देखिए छोटी छोटी नदियां और आती है, जिसमें एक तो नदी आती है आपके सामने कुकुंद नदी, एक नदी आती है आपके सामने काकुड़ नदी, काकुड़ नदी, कुकुंद नदी और काकुड़ नदी, ये दोनों की दोनों नदियां राजस्थान के कौन से जिले से निकलती है, भरतपुर से निकलती है, और भरतपुर में क्या हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। इस कुकुंद नदी की बात करते हैं तो कुकुंद नदी पर देखो आपके सामने एक बंद बारेठ बांध बना है। ये जो बंद बारेठ बांध है, इस बांध की जो राजस्थान में आपको आकृति मिलेगी वो आकृति किसके समान मिलेगी, तो याद रखना है जहाज के समान। दोस्तों प्रश्न आ जाए कि राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसकी आकृति है वो जहाज के समान है, तो जहाज के समान आकृति है वो बंद बारेठ बांध की है जो आपके सामने भरतपुर जिले में इस काकुड़ नदी पर बना है। उसके बाद में इस काकुड़ नदी की बात करें तो काकुड़ नदी पर एक जलप्रपात बना जिसका नाम है दीर जलप्रपात।
कौन सा जलप्रपात है? दिर जलप्रपात। तो दिर जलप्रपात ये कहाँ बना है? भरतपुर जिले में बना रहे, इससे काकुड़ नदी पर ये बना हुआ है। ये दो नदी यहां से याद रखिए। उसके बाद में एक छोटी नदी है जिसका नाम है मिस्री नदी। ये मिस्री नदी राजस्थान के कौन से जिले में बहती है? तो याद रखना है जालोर जिले में बहती है। उसके बाद में देखिए आगे चलते हैं तो यहां से देखिए दोस्तों आपके सामने ये आंतरिक जल प्रवाह की नदियां लगभग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां से पहले तो आपसे एक प्रश्न पूछेगा आंतरिक जल प्रवाह की नदियों से, और वो प्रश्न आपके सामने रहेगा किस नदी को लसावरी व वराह नदी कहा जाता है? यहां से आपके सामने ये प्रश्न रहेगा और उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा सबसे पहले रूपारेल नदी, और उसके बाद में बी ऑप्शन में आपको मिलेगा यहां से रूपनगढ़ नदी और दोस्तों उसके बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा यहां से बाणगंगा नदी, और उसके बाद में आपको डी में मिलेगा यहां से आपको मेडा नदी या मंथा नदी। अब यहां से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, यानी किस नदी पर आप किस नदी को लसावरी या वराह नदी कहा जाता है? किस नदी को लसावरी व वराह नदी कहा जाता है? तो कौन सी नदी को कहा जाएगा? रूपारेल नदी को कहा जाएगा, या रूपनगढ़ नदी को कहा जाएगा, या बाणगंगा नदी को, या मेडा नदी को, या मंथा नदी को? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रूपारेल नदी। क्या रहेगा? रूपारेल नदी। यानी रूपारेल जो नदी है, इस रूपारेल नदी को लसावरी नदी भी कहा जाता है और इसको वराह नदी है वो भी कहा जाता है। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखनी है। उसके बाद में देखो दोस्तों यहां से आपके सामने एक नदी और आती है जिसका नाम है साबी नदी। ये साबी नदी कहां से निकलती है? तो ये सेवर की पहाड़ी है, और ये सेवर की पहाड़ी आपके सामने देखो कहां है? तो याद रखना जयपुर में। यहां से ये नदी निकलेगी और यहां से निकलने के बाद में ये पटौदी गांव है आपके सामने हरियाणा में, वहां पर जाकर के ये नदी विलुप्त हो जाती है, साबी नदी। और इसी साबी नदी के किनारे पर एक सभ्यता प्राप्त होती है जिसका नाम है जोधपुरा सभ्यता। कौन सी सभ्यता? जोधपुरा सभ्यता। तो दोस्तों जोधपुरा जो सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे से प्राप्त होती है? साबी नदी के किनारे से प्राप्त होती है, और ये साबी नदी सेवर की पहाड़ी जयपुर से निकल करके पटौदी गांव है आपका हरियाणा में, वहां पर जाकर विलुप्त हो जाती है। ये हो गई आपके सामने यहां से आंतरिक जल प्रवाह की नदी। उसके बाद में देखिए दोस्तों यहां से जब आप गंभीर नदी को पढ़ते हैं, गंभीर नदी को, तो ये जो गंभीर नदी है इस गंभीर नदी का जो जल है वो जल देखिए आपके सामने यमुना नदी में जाता है। तो यमुना नदी में जाता है तो ये देखिए नदी कहां से निकलती है? ये अपन देखिए अभी बंगाल की खाड़ी का अपवा तंत्र या अरब सागरीय अपवा तंत्र को पढ़ेंगे तो यहाँ बंगाल की खाड़ी के अपवा तंत्र में गंभीर नदी का प्रयोग हम कर लेंगे। देखो अभी हम यहां से शुरुआत करते हैं, आंतरिक जल प्रवाह की नदियां हैं वो पूरी हो चुकी, और अभी हम देखिए यहां से बात करने वाले कि राजस्थान में अरब सागरीय जो अपवा तंत्र है, इस अपवा तंत्र में कौन कौन सी नदियां आती है, वो कहां से निकलती है, उनकी क्या क्या विशेषताएं, कौन सी उनकी सहायक नदी है, उन पर अपन चर्चा कर ले। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए हम अरब सागरीय अपवा तंत्र को पढ़ें। अरब सागरीय अपवा तंत्र। तो अरब सागरीय जो अपवा तंत्र है इस अपवा तंत्र को देखिए दो भागों में बांटा गया। एक तो है आपके सामने खंबात की खाड़ी का अपवा तंत्र, और एक है आपके सामने कच्छ की खाड़ी का अपवा तंत्र। यानी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, और एक आती है आपके सामने कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। तो इनमें देखिए आपके सामने खंबात की खाड़ी में तो कौन सी नदी गिरती है, कच्छ की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? तो खंबात की खाड़ी में तो मित्रों आपको माही नदी मिलेगी, और इसके अलावा आपको यहाँ से साबरमती नदी मिलेगी। और यहाँ से जब कच्छ की खाड़ी में आप पढ़ोगे तो यहाँ से आपको लूणी नदी मिलेगी, और इसके अलावा आपको यहाँ से पश्चिमी बनास नदी मिलेगी। तो ये नदियां अपना जल है वो अरब सागर में लेकर के जाती।
पहले माही और साबरमती नदी खंभात की खाड़ी में, खंभात की खाड़ी से अरब सागर में। लूणी और पश्चिमी बनास नदी पहले कच्छ की खाड़ी में फिर अरब सागर में। ऐसे आपको याद रखना है। उसके बाद में देखो मित्रों, यहां से हम देखो एक एक अपवाह तंत्र को पढ़ लें। तो यहां से एक एक अपवाह तंत्र आपके सामने देखो कौन सा रहेगा। देखना, सबसे पहले यदि हम साबरमती नदी की बात करते हैं तो ये साबरमती नदी देखो निकलती कहां से, साबरमती नदी देखिए कहां से निकलती। देखना, ये साबरमती नदी है, ये आपके सामने देखिए कहां से निकलती है, तो याद रखो कोटड़ा तहसील से निकलती है। और कोटड़ा तहसील कहां है, उदयपुर जिले में। ये कोटड़ा तहसील उदयपुर है, वहां से देखिए ये साबरमती नदी निकलती। और यहां से निकलने के बाद ये नदी सीधी राजस्थान के उदयपुर जिले में बहने के बाद ये साबरमती नदी साबरकांठा में प्रवेश करती है। कहां प्रवेश करती है, साबरकांठा में। और साबरकांठा कहां है, गुजरात में। ये साबरकांठा गुजरात में प्रवेश करती है। और वहां प्रवेश करने के बाद में ये गुजरात में बहने के बाद ये नदी अपना जल वो खंभात की खाड़ी में लेकर के आ जाती। देखो इधर से आप देखोगे तो ये नदी आपके सामने इस प्रकार से बह रही है, कौन सी, साबरमती नदी। ये साबरमती नदी कोटड़ा उदयपुर से निकलने के बाद केवल उदयपुर में बहती है। और उदयपुर में बहने के बाद में ये गुजरात में आ जाती है। जब गुजरात में ये नदी प्रवेश करती है तो गुजरात में यहां आपके सामने एक आश्रम है जिसका नाम है साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम, ये जो साबरमती आश्रम है वो आपके सामने साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है। उसके बाद में गुजरात की राजधानी जो आपके सामने गांधीनगर है, गांधीनगर, वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो याद रखना है साबरमती नदी के किनारे। उसके बाद में देखिएगा कि जब हम साबरमती नदी को पढ़ते हैं तो ये साबरमती नदी आपके सामने एक 12मासी नदी के श्रेणी में आती है। दोस्तों याद रखना कि चंबल नदी है, उसके बाद में आपके सामने माही नदी है और उसके बाद साबरमती नदी है। ये तीनों की तीनों नदियां आपके सामने 12मासी नदी की श्रेणी में आती है। याद रखिए इस बात को। फिर यहां से आगे देखें तो ये जो साबरमती नदी है, ये साबरमती नदी के किनारे मैंने कहा एक तो साबरमती आश्रम है और एक गुजरात का जो गांधीनगर है वो इस नदी के किनारे पर बसा है। और ये नदी गुजरात में सबसे पहले देखो साबरकांठा गुजरात में प्रवेश करती है, फिर आपके सामने ये खंभात की खाड़ी में गिर जाती। तो खंभात की खाड़ी में गिरने वाली ये साबरमती नदी है, वो दूसरी नदी है जो माही नदी के बाद में दूसरी नदी साबरमती जो अपना जल खंभात की खाड़ी में गिर देती है। और ये नदी 12मासी नदी की श्रेणी में आती है। और ये गुजरात की आपके सामने एक प्रदूषित नदी है। गुजरात की दोस्तों यहां से कैसी नदी है, प्रदूषित नदी है, प्रदूषित नदी। उसके बाद में देखो साबरमती नदी है, इस नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, सहायक नदियां। तो सहायक नदियों में आप देखोगी तो वहां पर आपको देखिए कौन कौन सी नदी मिलेगी, आपको सई नदी मिलेगी, आपको यहां से वाकल नदी मिलेगी, आपको यहां से मेसवा नदी मिलेगी, मेसवा नदी मिलेगी, यहां से मेसवा नदी मिलेगी। उसके बाद में आपको माजम नदी मिलेगी। इसके अलावा आपको हतमती नदी मिलेगी। ये सारी की सारी जो नदियां हैं दोस्तों वो आपकी साबरमती की सहायक नदियां। इसमें सई नदी है, वाकल नदी है, मेसवा है, माजम है, हतमती नदी है। लेकिन दोस्तों ये सई नदी देखो कहां से निकलती है, तो सई नदी का जो उद्गम जब आप देखोगे, सई नदी का जब आप उद्गम देखोगे तो वो उद्गम भी कहां से होता है, उदयपुर जिले से होता है। ये उदयपुर जिले से निकलने के बाद में ये नदी देखो सीधी अपना जल कहां लेकर आ जाएगी, साबरमती नदी में लेकर के आ जाएगी। और इसी सई नदी पर दोस्तों उदयपुर जिले में एक बांध बना है जिसका नाम है सई बांध। कौन सा बांध है, सई बांध है। तो सई बांध कौन सी नदी पर बना है, सई नदी पर बना है और ये उदयपुर जिले में बना। इस सई नदी का जो जल है दोस्तों वो आपके सामने देवास जल सुरंग के माध्यम से, देवास जल सुरंग या मोहनलाल सुखाड़िया जल सुरंग, मोहनलाल सुखाड़िया
यानी देवास जल सुरंग या जो मोहनलाल सुखाड़िया जो जल सुरंग है, इस सुरंग के माध्यम से सई नदी का जल है वो जल दोस्तों देखिए कहां पहुंचाया जाता है, तो याद रखना है जवाई बांध में। कौन से बांध में पहुंचा दिया जाता है? जवाई बांध में। जवाई बांध बना आपका सुमेरपुर पाली में। कहां बना है? सुमेरपुर पाली में जवाई बांध जवाई नदी पर बना है, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है, जो पश्चिमी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इस बांध का निर्माण 13 मई 1946 को कौन करवाता है? जोधपुर का महाराजा उमेद सिंह है, वो इसका निर्माण करवाता है। और इस बांध को जो जल की आपूर्ति होती है वो सई नदी के द्वारा होती है। इतनी बात दोस्तों क्लियर हुई। फिर आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। तो यहां से देखिए आपके सामने जो अगली नदी आती है वो नदी आती है माही नदी। अब ये माही नदी देखो कहां से निकलती है दोस्तों। देखिए माही नदी को जब आप देखते हैं तो ये माही नदी देखो कहां से निकलती है। ये माही नदी आपके सामने देखो कहां से निकलती है, ये मेहंद झील से निकलती है। और मेहंद झील की बात करें तो ये आपको कहां मिलेगी? अम्मा मेरू में मिलेगी। अम्मा मेरू, और अम्मा मेरू आपको कहां मिलेगा? एमपी में मिलेगा। यहां पर देखिए आपके सामने ये मेहंद झील है, और इस मेहंद झील की बात करें तो यहां पर अम्मा मेरू या अमरूरू नामक स्थान है एमपी में, वहां से माही नदी निकलती। ये माही नदी देखिए यहां से निकलेगी, यहां से निकलेगी, और यहां से निकलने के बाद में ये मध्य प्रदेश में बहेगी, और मध्य प्रदेश में बहने के बाद में ये राजस्थान में चली जाएगी, और राजस्थान में बहने के बाद में ये नदी सीधी अपना जल कहां लेकर आ जाएगी? यहां गुजरात में। गुजरात में, और गुजरात में आकर के आपके सामने ये नदी देखो कहां गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी में। यानी माही नदी मेहंद झील है, अम्मा मेरू एमपी है, वहां से निकलेगी, और वहां से निकलने के बाद में ये राजस्थान में सबसे पहले ये खादू गांव में प्रवेश करती है। और खादू गांव कहां है? बांसवाड़ा जिले में। वहां ये प्रवेश करने के बाद में देखो इस माही नदी पर एक बांध बना है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध। ये जो माही बजाज सागर बांध है मित्रों, ये आपके सामने देखिए कहां बना है? तो याद रखना बोरखेड़ा। ये बोरखेड़ा जो लाहौरिया बोरखेड़ा है, बांसवाड़ा, वहां पर ये बांध बना है। तो याद रखिएगा कि माही नदी पर जो माही बजाज सागर बांध है, ये बांध कहां बना है? लाहौरिया है, आपके सामने बोरखेड़ा बांसवाड़ा में, वहां पर ये बांध आपके सामने बना हुआ है। लेकिन दोस्तों ये माही बजाज सागर बांध है, ये बांध आपके सामने राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध। तो राजस्थान का सबसे लंबा जो बांध है वो बांध आपको कौन सा मिलेगा? ये माही बजाज सागर बांध मिलेगा, जो 3109 मीटर लंबा है। याद रखिए दोस्तों इसको। उसके बाद में इस माही नदी पर आगे चलते हैं तो इधर आपके सामने बांसवाड़ा है, इधर आपके सामने प्रतापगढ़ है। तो इस माही नदी पर देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में, यहां पर आपके सामने इस माही नदी पर 56 का मैदान बना है। 56 का मैदान। छप्पन का मैदान, ये 56 का मैदान है। ये आपके सामने 56 नदी नालों का, ये 56 नदी नालों का दोस्तों यहां पर क्या रहेगा? एक समूह रहेगा। 56 नदी नालों का समूह। 56 नदी नालों का समूह है, वो 56 का मैदान कहलाता है। और ये 56 का मैदान दोस्तों आपके सामने है कहां पर? तो याद रखना है बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ दो जिलों के मध्य ये 56 का मैदान है। उसके बाद में देखिए ये नदी देखिए बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में बहने के बाद में इधर से आ जाएगी आपके सामने ये डूंगरपुर में। इधर दोस्तों आपके सामने ये प्रतापगढ़ जिला, और इधर आपके सामने बांसवाड़ा जिला है। तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में और डूंगरपुर में बहते, 3 जिलों में बहते। और बहने के बाद में ये गुजरात राज्य में प्रवेश करती है। गुजरात में इस नदी पर एक बांध बना जिसका नाम है कडाना बांध।
कडाना बांध, ये कडाना बांध गुजरात में इस नदी पर बना हुआ है, माई नदी पर। उसके बाद में देखिए दोस्तों कि जब बांसवाड़ा जिले को हम पढ़ते हैं तो बांसवाड़ा है, वहां से देखिए आपके सामने रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। तो ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा इस माही नदी को 2 बार काटती है। यानी कर्क रेखा है, मैंने आपको पहले कहा भी था कि कर्क रेखा ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा उनके मध्य से होकर गुजरती है और ये चिखली गांव डूंगरपुर है, इनकी दक्षिणतम सीमा को छूती है। तो यानी चिखली गांव डूंगरपुर की दक्षिणतम सीमा को छूते हुए जब ये कुशलगढ़ बांसवाड़ा के मध्य से होकर के गुजरती है तो ये कर्क रेखा आपके सामने क्या करेगी? इस माही नदी को 2 बार काटेगी। दोस्तों यहां से विश्व में 3 नदियां हैं, विश्व में आपको 3 नदियां मिलेगी। एक तो आपके सामने माही नदी मिलेगी, एक आपके सामने कांगो नदी या जायरे नदी मिलेगी, और एक नदी आपको यहां से लिम्पोपो नदी मिलेगी। ये कांगो नदी, जायरे नदी या लिम्पोपो नदी। तो माही नदी है, ये माही नदी तो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो या जायरे नदी को 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा वो 2 बार काटती है, और लिम्पोपो नदी को मकर रेखा वो 2 बार काटती है। यानी मकर रेखा लिम्पोपो नदी को 2 बार काटेगी, 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य या विषुवत रेखा कांगो या जायरे नदी को 2 बार काटेगी, और कर्क रेखा वो माही नदी को 2 बार काटेगी। तो ये प्रश्न भी आप यहां से ध्यान रखिए। अब देखना दोस्तों आगे की जब हम बात करें यहां से, तो इस माही नदी का जो तटीय भाग है, इस माही नदी का जो तटीय भाग है वो तटीय भाग देखिए क्या कहलाता है? तब तो आपको याद रखना कोथल कहलाता है। दोस्तों याद रखना माही नदी का जो तटीय भाग है वो तटीय भाग क्या कहलाता है? तो यहां से आप याद रखिएगा कोथल कहलाता है। लेकिन यहां से आपसे एक प्रश्न ये करेगा कि सुजलम सुफलम, सुजलम सुफलम क्रांति, तो सुजलम सुफलम क्रांति का जो संबंध है वो संबंध देखिए दोस्तों आपके सामने कौन सी नदी से? माही नदी से। तो माही नदी का तटीय भाग आप याद रखो कोथल, और सुजलम सुफलम क्रांति का संबंध याद रखो माही नदी से। एक गाना भी चलता ना आपके सामने, सुजलम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, सुना होगा। उसके बाद में देखिए ये जो माही नदी, इस माही नदी को किस किस उपनाम से पुकारा जाता है? तो दोस्तों ये नदी जब यहाँ प्रतापगढ़ जिले में बहती है तो प्रतापगढ़ जिले का जो प्राचीन नाम है वो तो है कांठल। तब तो इस नदी को कहा जाता कांठल की गंगा। क्या कहा जाता है इसको? कांठल की गंगा। जब ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इन तीनों जिलों में जब ये नदी बहती है तो ये तीनों जिले प्राचीन काल में कौन से क्षेत्र में आते हैं? वागड़ क्षेत्र में आते हैं। इसलिए इस नदी को कहा जाता है वागड़ की गंगा। क्या कहा जाता है? वागड़ की गंगा। तो इस नदी को कांठल की गंगा भी बोल देते हैं, इसको वागड़ की गंगा भी बोल देते हैं। और ये नदी देखिए आपके सामने राजस्थान का इधर से जो दक्षिणतम भाग है, इस दक्षिणतम भाग में ये बहती है, इसलिए इस नदी को कहा जाता दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। दोस्तों दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है, स्वर्ण रेखा। तो दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, कांठल की गंगा, वागड़ की गंगा। और ये वागड़ की, कांठल की गंगा या दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है, ये स्वर्ण रेखा आपके सामने बहती है कौन से क्षेत्र में? आदिवासी क्षेत्र में बहती है। इसलिए दोस्तों इस नदी को कहा जाता है आदिवासियों की गंगा। क्या कहा जाता है? इसको आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। किस नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है? तो माही नदी को आदिवासियों की गंगा कहा जाता है। वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, इस माही नदी को कहा जाता है ये दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये जो माही नदी है, ये माही नदी आपके सामने देखो किस प्रकार की नदी है? तो ये 12 मासी नदी की श्रेणी में आती, ये पूरे वर्ष भर बहती रहती है, इसलिए इस माही नदी को 12 मासी नदी कहा जाता है। तो दोस्तों यहां से आपको देखिए कितनी चीज मिली यहां से माही नदी की, कि माही नदी कहां से निकलती है, इनकी क्या विशेषता, कौन सा इस पर बांध बना है, कौन सा इस पर मैदान बना है। तो ये बात हमने यहां से देखी कि माही नदी का उद्गम कहां से होता है, ये कहां जाकर गिरती है, इस पर कौन सा बांध बना है, इनकी क्या क्या विशेषता है, इनके उपनाम क्या क्या है, ये माही नदी कौन सी रेखा को 2 बार काटती है। तो ये सारी की सारी बातें हमने यहां से आज इस वीडियो के माध्यम से पढ़ी।
तो दोस्तों अभी हमें यहाँ से देखिए जो माही नदी है, इस माही नदी की सहायक नदियों को और देखना है कि माही नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी है, वो कहां से निकलती है, उनकी क्या विशेषताएं, और इनकी सहायक नदी की सहायक नदी कौन सी है, और उस सहायक नदी पर देखो कौन सा बांध बना, उनकी क्या क्या कंडीशन रहेगी, क्या क्या विशेषता रहेगी। तो उसकी चर्चा दोस्तों हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप बने रहिएगा इस चैनल के साथ, लगातार आपको ऐसे वीडियो है वो बार बार मिलते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।